तो बच्चों आ गए हम रीजनिंग मैथ को लेकर, ठीक है। और आज मैथ वाले सर कहीं बाहर हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको मैथ्स के भी सॉल्व करवा दूँ, ठीक है बेटा। हाँ बच्चों, ठीक है बेटा, एक काम करो, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बताएंगे रीजनिंग के बेस्ट अप्रोच, ठीक है। और बताएंगे मैथ्स की भी बेस्ट अप्रोच, ठीक है। किस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते थे, क्या अप्रोच रख सकते थे। आज हमारी टेक्निकल टीम भी बाहर है तो भाई कमेंट जो है आपको वो मुझे मोबाइल में देखने पड़ेंगे। और कोशिश करते हैं। बताया था सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। शेयर करो भाई वीडियो को फटाफट, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब तो बाबा के दरबार में आपका स्वागत है ना। और देखो आप जो पढ़ाया था वो आया कि नहीं आया। सबसे पहले तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में ये जानना चाहूंगा, जो पढ़ाया था वो आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, सबसे पहले कमेंट ये कर दो, जो पढ़ाया था वो आया कि नहीं आया। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सवालों पर, ठीक है। पहले रीजनिंग के सवाल सॉल्व कराएंगे, फिर मैथ्स के सवाल सॉल्व कराएंगे। फटाफट शेयर कर दीजिए। हाँ गया यार, बड़ा लंबा चला गया, ये रहा, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, नहीं है। देखो सवाल नंबर 17 से बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से बात करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 से बात करते हैं और यहाँ समझते हैं। अरे यार, एक तो आज सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। बस बेटा एक सेकंड पेशेंस रखिएगा, मैं ज़रा इसको सही कर दूँ, शायद दिख जाए। चलो भाई जुड़ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ यार। देखो मैथ रीजनिंग दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही सेगमेंट में करवाने वाला हूँ आपको, है ना। कोई नहीं है, और सारी चीज़ें खुद से ही कर रहे हैं ताकि आप लोगों का ना ये जो पैट में जो एनालिसिस है वो हो जाए अच्छे से। फटाफट बात बाकी शेयर कर दो वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हाँ उनका जो पेपर है वो कैसा हुआ है। और आप ये देखिएगा बेटा, कैसा आया पेपर, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, वो सब कुछ यहाँ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो कमेंट हमें नजर ही नहीं आ रहा है, मैं तो सिस्टम ही थोड़ा गड़बड़ सा है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है संख्याओं में दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है ये बेटा, और ये अल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है ये और अल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन है। समझते हैं इसको कि हम कैसे करने वाले थे। देखिए अगर यहाँ देखा जाए, लिखा है ये 582, यहाँ देखा जाए तो ये लिखा है 582, 582, 605। देखो अब आपको ज्यादा साफ दिख रहा होगा, ठीक है। 582, 605, 582, 605 आगे बोला गया है। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं इसमें कुछ ना कुछ यार तो घट रहा होगा या जुड़ रहा होगा। सीरीज का क्वेश्चन है तो ये तो बिल्कुल फिक्स है। तो 582 में अगर अल्टरनेट चलें तो इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6 जोड़ दीजिए। 582 में 6 जोड़े 588 मिला। अब एक बार इसको चेक करते, 605 में अगर मैंने 6 जोड़ा तो मुझे 611 मिला। फिर एक पद छोड़ दीजिए, उससे अगला चलेंगे तो इसमें 6 जोड़ा तो मुझे 617 मिला। यानी जो हमारी अल्टरनेट सेकंड पार्ट वाली सीरीज है वो तो बिल्कुल सही है। अब इसमें देखते हैं, 582 में 6 जोड़ा 588 मिला। 588 में 6 जोड़ेंगे, 588 में 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपका कितना मिलेगा, 594, 594, 8 6 14 और 8 594। लेकिन यहाँ दिया क्या गया बेटा, 634 दिया गया है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो 634 होगा, जो कि गलत है इस सीरीज के हिसाब से, जो कि क्या है, गलत है। 634 जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब देखो इस टाइप के सवाल मैंने पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, आप खुद देखिए। इस टाइप के सवाल मैंने पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। 17 जून 1988 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ 7 से भाग लाओ, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3। ठीक है। जून का कोड आपको पता ही है 5 होता है। ये 1998 को मैं 1900 प्लस 98 लिख लूंगा तो 1900 का कोड 0 हो गया। 98 है तो 97 लेंगे और 24 क्या पड़ जाएंगे बेटा इसमें? लीप वर्ष। जो नंबर 7 से बड़े हैं उनमें 7 से भाग लगा लो, बाद बाकी इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये देखिए 3, ये 5, ये कुल मिला के 8 बनेगा। यहाँ से रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। 7 4 7 98 ज्यादा हो जाएगा। 13 7 91, 91 6 97, ये खत्म हो जाएगा 6 और 1 7, 7 या 21 और 3 24, तो 3 पर आपका दिन क्या आ जाएगा? बुधवार। और यही इस सवाल का उत्तर है, बुधवार। ठीक है, यही सवाल का उत्तर है बेटा, बुधवार। किसी के मन में कैसी भी कोई दुविधा हो तो पूछते चलना, सर कैसे आ गया, क्यों आ गया, ऐसा तो नहीं आना चाहिए था। बताओ क्लास में सवाल ना पढ़ाए हो तो। इवन जून तक का क्वेश्चन पढ़ाया गया था। बस हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ डेट अगर अलग दे दिए तो देखो हम आयोग के दिमाग को तो पढ़ नहीं रहे, हम केवल क्या करते हैं, केवल एस्पेक्ट बता सकते हैं कि हाँ लगभग इस टाइप का पेपर आ सकता है। तो डिजिट चेंज होना ये पॉसिबल है, डिजिट चेंज होना ये पॉसिबल है। मैंने इस टाइप की सीरीज भी कराई हैं, ये कैलेंडर का क्वेश्चन भी कराया है। आगे देखते हैं। देखिए बताओ ये सवाल हमने किया है कि नहीं किया है, आपको क्लास में करवाया था नहीं करवाया था? आप देखो a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। अगर जो बच्चे मेरी क्लास में पढ़े हैं तो उनको तो इसमें कुछ सोचने समझने की भी जरूरत नहीं है। इसने बोला है पी क्यू का मामा है, जो पी है वो क्यू का मामा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपने क्या करना होता है, आपको जेंडर क्लियर करना होता है। पी अगर मामा है तो पी एक मेल पर्सन है। ठीक है, तो पी के बाद जो सिंबल आने चाहिए, पी के बाद सिंबल आने चाहिए वो कौन से आने चाहिए? मेल वाले सिंबल, मेल वाले सिंबल आने चाहिए। और पी लास्ट में नहीं होना चाहिए। यही 3 चीजें तो मैं पढ़ाता हूं। अब आप ये चेक कर लो कहाँ कहाँ पी लास्ट में, यहाँ पी लास्ट में, ये खत्म, यहाँ पी लास्ट में, ये खत्म। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए इसका भाई है। अब ए माइनस बी का अर्थ क्या हो गया? ए माइनस बी का अर्थ क्या हो गया कि पी भाई है किसका? एम का। तो इस हिसाब से ये सिंबल भी नहीं आने चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से ये सिंबल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पी के बाद जो सिंबल आने चाहिए मेल वाले आने चाहिए। पी के बाद सिंबल, अच्छा भाई हाँ सॉरी, ये तो मिस्टेक कर रहे हैं। ए प्लस बी का अर्थ है इसकी माँ है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? मेल वाले सिंबल चाहिए। और मेल वाले सिंबल में माँ सिंबल आएगा नहीं। ठीक है, मेल वाले सिंबल में एक तो भाई वाला सिंबल आ जाएगा और इसमें आ जाएगा आपका पिता वाला। ठीक है, तो इसका मतलब या तो मैं परसेंटेज ले लूं, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो भाई वाला सिंबल या तो मैं माइनस ले लूं, ए डिवाइड बी का अर्थ, ए परसेंट बी का अर्थ इसका पिता है, इसका मतलब या तो मैं ये ले लूं आपका परसेंटेज या फिर माइनस। तो पी के बाद बेटा जो सिंबल आएंगे वो या तो परसेंटेज आएगा या माइनस आना चाहिए। यहां देखिए पी के बाद प्लस आ गया तो ये आंसर नहीं बनेगा, आंसर आपका यही बनेगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन था और 5 सेकंड में आपको सॉल्व करना था। ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने आपको ना पढ़ाया हो। ठीक है, अगले सवाल पर बात कर लेते हैं। अब ये बॉडमास का क्वेश्चन है तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ जो सिंबल दिए गए उन सिंबल की जगह जो भी बोला है इसको ये लिख दिया गया। जैसे अल्फा को क्या लिखा गया? डिवाइड, ये डिवाइड है बेटा। ठीक है, ये डिवाइड है, ये प्लस है, तो मैं यहाँ क्या कर लूंगा? यहाँ डिवाइड लगा लूंगा, यहाँ लगा लूंगा डिवाइड। इसको क्या लिखा गया? माइनस, तो मैं यहाँ लगा लूंगा माइनस। इसको थीटा को क्या लिखा गया? मल्टीप्लाई, तो यहाँ लगा लूंगा मल्टीप्लाई। फिर उसको यहाँ माइनस लगा लूंगा और यहाँ इसको क्या लिखा गया है? इसको डिवाइड लगा लूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? डिवाइड ही करते किसी संख्या को, तो इसको इससे डिवाइड करोगे, देखो आएगा क्या? 89। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा लास्ट में? 11। उसके बाद क्या होता है? गुणा होता है, तो ये गुणा होकर आ जाएगा और इसका मतलब इसके बाद जो आएगा वो माइनस आएगा और ये गुणा होकर 5 चौक 20 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगेन ये माइनस होकर ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इनको जोड़ लीजिए, ये 8 89 हो गए, माइनस इसको देखा जाए तो आपका ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 89 में से अगर आप 33 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 58। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यही बेटा इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। यही आपको बताना था। ठीक है, जय श्री राम गुरु जी। बिल्कुल बेटा, अब ये देखो, सबसे पहले ये कमेंट करो कि जो पढ़ाया था वही आया कि नहीं आया। ये आंसर तो खैर होते रहेंगे, आप बस ये बताओ जो पढ़ाया था वही आया कि नहीं आया।
उससे कुछ हटा तो नहीं है लीक से, कुछ भी नहीं हटा है, एक का एक सवाल वैसे ही आया है जो पढ़ाया था, 1% भी इधर उधर नहीं हुआ है पेपर। फिर आप ये कहें कि सर पेपर इधर उधर हो गया। ये क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के, और देखो और कहीं भी होंगे, ऊपर ही होगा। फिर ये 4 क्वेश्चन थे, ये हो गए, एक क्वेश्चन और होगा अभी इसमें रीजनिंग का, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, संख्याओं के क्रम वाला हो गया। ये रहा। अब देखो फिर वही सवाल, सभी डंडे बंदूकें हैं, तो सारे के सारे डंडे जो हैं, सारे के सारे डंडे क्या हैं, बंदूकें हैं। क्या हैं, बंदूकें हैं। और कुछ नावें डंडे नहीं हैं, तो थोड़ी सी नाव, ये पूरी नाव है, इसमें से जो कुछ नाव है ये नाव है, कुछ नाव जो है वो क्या नहीं है, डंडे नहीं है। तो मैं डंडे को यहाँ क्रॉस कर लेता हूँ, यानी इसका डायरेक्ट रिलेशन है नेगेटिव सेंस में। ठीक है, डंडे का डायरेक्ट रिलेशन है किसमें बेटा, सेंस उसका कैसा होगा, नेगेटिव सेंस होगा। बस यही वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे बोला है कि सभी बंदूकें नाव हैं, क्या सभी बंदूकें नाव हो सकती है, इसका आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन है, पहला वाला नहीं बनेगा। ठीक है, ये जितना पेपर आया हम उतना सॉल्यूशन करा रहे हैं, जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे हम कराते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन डीआई में क्या है कि पेपर जहां से भी भेजा जा रहा है, जैसे मान लो बच्चे बाहर हैं तो सेंटर से जो भेज रहे हैं, जो बस में से भेज रहे हैं, तो कभी हिला हुआ, ठीक है, कभी टेढ़ा मेढ़ा पेपर आ रहा है, तो डीआई में प्रॉब्लम ये आती है उसका हमें डेटा जो है एग्जैक्ट क्लियर करना होता है। तो जब हम एग्जैक्ट डाटा क्लियर कर लेंगे तो हो सकता है पहली और दूसरी दोनों शिफ्टों का हम एक साथ करा दें, या पहली का पहले करा दें और दूसरी वाली का बाद में करा दें। ठीक है, इतना जरूर हो सकता है। अब बोला कुछ नाव बंदूक नहीं है, बिल्कुल, जब कुछ नाव डंडे नहीं है तो कुछ नाव बंदूक नहीं है, रिवर्स तो बनते ही बनता है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, बन जाए इसने दिया यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, और ए वाला आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे बेटा आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, ये थे बेटा आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने करा दिए। अब अगर बात की जाए, अब अगर बात की जाए, ठीक है, तब आपने क्या करना है, आगे देखते हैं क्या मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जिन्हें आप बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते थे। चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसमें कि क्या मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आप कर सकते थे। अब क्योंकि आज हमारे मैथ वाले सर हैं नहीं, तो ये बीड़ा भी मैंने ही उठा लिया। मैंने कहा लाओ चलो मैं ही करा देता हूं, बच्चों का कम से कम आंसर तो चेक हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, इसने बोला है इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। ठीक है, शुरुआती 10 ओवर में। सबसे पहले आप एक सिंपल सी बात ये समझो, ये समझो कि उसे 48 ओवर में चाहिए थे 324 रन। यहां लिख देते हैं 48 ओवर में चाहिए उसको, 48 ओवर में, 48 ओवर में कितना चाहिए, 324 रन। ठीक है, ये टारगेट था, ये जो था ये टारगेट था उस व्यक्ति का कि उसे 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया, शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग 6 था। तो शुरुआत के 10 ओवर में, यहीं के लिखते हैं तो यहां जगह नहीं पेपर में, शुरुआत के 10 ओवर में औसत स्कोर कितना था, 6। आगे बोला अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया, तो आगे आने वाले 10 ओवरों में बढ़कर 8.5 हो गया। ठीक है, यहां जगह भी नहीं है, कहीं सही जगह लिखते हैं क्योंकि फिर यहां हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, अब शुरुआत में क्या था, शुरुआत के 10 ओवर में जो एवरेज था वो 6 था, तो 60 हो गया। अगले 10 ओवर में जो एवरेज स्कोर 8.5 था, तो ये 85 हो गया। ठीक है, उसके बाद उसके अगले 10 ओवर में ये घट गया, उसके अगले 10 ओवर में घट के ये 5.5 हो गया, जो कि 55 हो गया। और उसके अगले 10 ओवर में, आगे वाले 10 ओवर में ये स्कोर बढ़कर 7 हो गया और ये 70 हो गया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ओवर कितने हो गए, 40 ओवर हो गए बेटा। 40 ओवर में कितने रन बन चुके, अब जोड़ लीजिए, देखिए 5 5 10 का 0, 6 और 1 7, 7 8 15 5 20 7 27, 270 रन।
यानी कि कायदे में से चाहिए कितने थे, 324 रन चाहिए थे, लेकिन बने कितने, 270 रन बन गए बेटा। तो 270 रन बन गए हैं, ओवर बचे कितने हैं, तो 4 ये हो गया, 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5, 54। तो आपके पास अब रन बचे हैं 54, जो आपको कितने ओवर में बनाने हैं, 40 ओवर हो चुके हैं कंप्लीट, 8 ओवर में बनाने हैं। तो 8 से आप इसे भाग दे दीजिए, 8 छक 48, 14 में से 8 गए, 6 बचे, ठीक है, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, यानी कुल मिलाकर 6.75 जो है वो आपका आंसर होगा। ये सॉल्यूशन है 6.75, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे इसमें है नहीं, अरे वाह, पहला ही ऑप्शन 6.5 है, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर क्या बना, 6.5। गुरुजी जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद है भाई। इसको वीडियो को शेयर करते चलो, बताओ कितने बढ़िया तरीके से आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। अब तो आज तुमने मैथ का भी बीड़ा उठा लिया है, ठीक है। चलो, तो आप लोगों का आंसर यही लगा के आए हैं, आप लोग आंसर यही लगाकर आए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है। और अगर आप ये लगाकर नहीं आए हैं तो आपका गलत आंसर है। मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे यही लगाकर आए होंगे, बच्चे यही लगाकर आए होंगे, ठीक है। आपसे बोला निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ लोग बहुत गलत गलत तरीके से इन सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ एक बेहतर तरीका, जिससे कि आप इस टाइप के किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे यहाँ दिया है 5/8, 11/17, 9/13, ये यही एक भिन्न होगी जो चारों ऑप्शन में होगी। बस आपसे ये पूछा जाएगा इसमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, या तो ये पूछता है, या बोलेगा आपसे आरोही क्रम में लगा दो, या बोलेगा अवरोही क्रम में लगा दो। तो यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया अवरोही क्रम में लगाओ। अवरोही क्रम का मतलब होता है अवरोध होना, यानी क्रम को हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में, घटते क्रम में। इसका मार्कर का कलर चेंज कर लूं, शायद और ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। घटते क्रम का मतलब यह है कि पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। फाइनली मैं एक काम करूंगा, आप यहाँ एक काम कीजिए, यहाँ लिखिए 5/8, यहाँ लिखिए 11/17, यहाँ लिखिए 9/13। आप चाहे तो इनमें भाग लगाकर भी देख सकते हैं कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, ठीक है। पर मैं आपको बताया तो भाग लगाने में या पॉइंटों में भाग लगते हैं तो समस्या होती है बच्चों को एग्जाम हॉल में बैठकर। आप एक काम कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई, इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना मिला, 3, यहाँ डिफरेंस कितना है 6, और यहाँ डिफरेंस कितना है 4। इस डिफरेंस का आप एलसीएम ले लीजिए, 6, 4, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो ये जो डिफरेंस है इसको इसके बटे में रख लो, 5/3, 11/6 और 9/4। जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 से यहां मल्टीप्लाई करो, 12 से यहां मल्टीप्लाई करो, 12 से यहां मल्टीप्लाई करो, तो 3 चौक 12, 4 पंजे 20, यानी कि 5/8 की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है कितनी, 20। फिर 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, तो यानी 11/17 की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है 22। फिर 4 तिया 12 और 9 तिया 27, तो 9/13 की जो वैल्यू आई है बेटा वो आई है 27। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 9/13, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपकी 9/13। उसके बाद फिर आपकी भिन्न है 11/17, और फिर उसके बाद आपकी भिन्न है 5/8। तो जो ये ऑप्शन होगा जिसमें ये इस तरीके से दिए होंगे वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अवरोही क्रम में बोला है तो ये आपका आंसर डी बनेगा भाई, ठीक है। किसी के मन में कोई दुविधा हो तो अभी क्लियर कर लो, किसी के मन में कैसी भी कोई दुविधा हो तो अभी क्लियर कर लो, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझाया आपको। भिन्न की समस्या ही खत्म कर दी, मतलब कभी भी आए तो आप भिन्न वाले सवालों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, भिन्न वाले सवालों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर बात करें। आप आंसर मैच कीजिएगा। इसका आंसर 9/13, 11/17, क्योंकि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये घटते हुए क्रम में बन जाएंगी। अगला सवाल आपसे बोला गया है ये वाला, बढ़िया सवाल है। इसने बोला है 0.081 डिवाइड बाई 0.0064, ये सारे के सारे पॉइंट में दिए गए हैं। अगर ये 1 to 1 होता तो ये सवाल बहुत आसान हो जाता, लेकिन क्या करें 1 to 1 है ही नहीं, लेकिन क्या करें ये 1 to 1 है ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा फिर, अब इसमें कुछ ना कुछ तिकड़म लगानी होगी, तो उसी को समझते हैं। हम एक काम कर लेते, ऊपर पॉइंट चेक कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ऊपर 7 के बाद दशमलव है, नीचे 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, तो दशमलव तो वैसे भी बैलेंस हो गए, 7 ऊपर और 7 नीचे, तो दशमलव से दशमलव काट दी, ये आपकी जो बनेगी वैल्यू वो सीधे सीधे बन जाएगी। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे रूट में ले लेंगे,
क्या करेंगे रूट में, तो ये 81/64 हो गया, मल्टीप्लाई लगाया बेटा, फिर दिया 484 डिवाइड बाई क्या हो गया 625, फिर मल्टीप्लाई है, ये हो गया 25 और ये हो गया 211। ठीक है, आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो ये निकल कर आएगा 9, ये निकल कर आएगा 8, ये मल्टीप्लाई में ये 22 का होता है, ये 25 पंजे 625 का होता है, ये मल्टीप्लाई 25 का 5 बन जाएगा, और देखो ये 211 जो किन दो के बीच में लाया करेगा, 196 14 का होता, 225 इसका होता 15 का। ठीक है, तो 225 और 14 लगभग बराबर है, तो हम ऐसे मान लेंगे 14.5 के अराउंड में होगा, 14.5 के आसपास हो सकता है। ठीक है, कुछ काट लो जो कट रहा है, 5 से काटो, 55 25, 5 से और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो बस ठीक है, 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 19, 198 तो ये बन गया। ठीक है, और 8 पंजे 40, 40 का इसमें गुणा कर लो, 4 चौक 56, 580 ये बन जाएगा, 560 और 20 580 ये बन जाएगा। फाइनली आपने क्या करना है, 198 को डिवाइड करना है 58 से। तो हम अगर इसे ऐसे मान लें कि ये 200 है लगभग और ये 600 है, 2 0 0 तो 6 दूनी 12 6 3 18, 3 18 मतलब पॉइंट में 3 में आंसर आएगा, 3 से ऊपर तो नहीं जाएगा, 6 चौक 24 पहुंच जाएगा, तो पॉइंट में आंसर 0.34 ये आपका आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, बताओ आया मजा, है ना, हुआ बेहतरीन। ऐसे सॉल्यूशन करने थे आपको वहां पर चीजों में। चलिए अगले सवाल पर बात करें। अब तो अच्छा हाँ, ये वाला और दिया गया है, इसको और बता देते हैं। ये बोला गया है 8 इनवर्स दिया गया है ना, 8 की पावर -1 माइनस 9 की पावर -1 होल ब्रैकेट -1, सब -1 ही कर दिया है। तो इसका मतलब होता है कहीं एक पावर अगर माइनस में लगी हुई है तो इसे हम 1/8 लिख लेते हैं। ठीक है, इसे क्या लिख लेते हैं 1/8, तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, 1/8 लिख लिया मैंने, ब्रैकेट लगाया, माइनस लिखा 1/9 लिख लिया मैंने, इनवर्स लगाया। अब ये डिवाइड लगा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डिवाइड दे दूंगा और फाइनली 1/4 लिख लूंगा, माइनस लगाऊंगा और 1/9 लिख लूंगा, और ये माइनस का 1 लिखा हुआ है। ठीक है, फाइनली आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो 9 8 ये 1/72 बनेगा, यहां से बनेगा 1/72 और ये इनवर्स लगा हुआ है, ये बनेगा 9 और 4 मतलब 9 एकम 9 4 एकम 4 5/36, ये बनेगा 5/36 और यहाँ भी इनवर्स लगा हुआ है। मतलब आप इनवर्स का मतलब होता है कि संख्याओं को पलट दो आपस में, तो ये 1/72 जो है ये कुल मिला के 72 हो जाएगा, और ये 5/36 जो ये कुल मिला के 36/5 हो जाएगा। तो ये 5 कहाँ ऊपर पहुंच जाएगा, तो 72/36 गुणा 5, 36 दूनी 72 5 दूनी 10, तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आएगा, इसका 10 आंसर आएगा बेटा। क्या आंसर होगा, 10 आंसर होगा। ठीक है, ये आपके मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब और देखते हैं शायद इसमें कोई क्वेश्चन और मिल जाए। वैसे तो ये जो जितने क्वेश्चन थे ये मैंने आपको करा दिए। हाँ एक और है, ये वाला और है, इसको समझाते हैं। ठीक है, इसको समझाते हैं। इसमें बोला गया है दिव्या, अरे ये तो हिंदी में तो आया नहीं, दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 रुपए बचे हैं, तो दिव्या का मासिक वेतन कितना है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। देखिए जो बोला गया है उस पर ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो, जो बोला गया है उसी पर आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। जैसे हमसे बोला, थोड़ा सा ऐसा कर लूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। सवाल अच्छा है तो इसके लिए थोड़ी सी जगह भी चाहिए। ठीक है, बाद बाकी वीडियो को लाइक वाइक तो कर ही देना तुम लोग। देखो देर आए दुरुस्त आए, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे कह दूं कि नहीं हम सबसे बेहतर आंसर की लेकर आए, ये है वो है, और सवाल और आंसर की हम आपकी गलत करवा जाए, आपका मोरल अभी से डाउन हो जाएगा कि अरे यार हमारे तो इतने क्वेश्चन गलत हो गए। तो सबसे पहले क्वेश्चनों को खुद एनालाइज किया गया है, सारी आंसर की सटीक लेकर आई गई हैं, जितने क्वेश्चन बताए, जितनी भी आंसर की बताई गई हैं बिल्कुल एग्जैक्ट होंगी, कुछ भी उसमें ऊपर नीचे नहीं होने वाला। ठीक है, तो समय बेशक लगा होगा,
थोड़ा सा आने में बाकी लोगों से देर में आए हैं, पर देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं बेटा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने अब यहाँ पर थोड़ा सा खाली कर लिया है, अब यहाँ बता पाऊंगा आराम से, ठीक है। ये यहाँ बोला गया है आपसे कि दिव्या अपने मासिक वेतन का, तो बस इसमें आप एक काम कर लो, कुछ ना कुछ खर्च कर रही है तो एक्स पहले मान लेते हैं, तो एक्स का कितने परसेंट वो बचा रही है, क्या खर्च कर रही है, इसमें दिया है 24% भोजन पर और 15% बच्चों पर, तो कुल मिला के 39% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 61%, 61/100 कर लीजिए मल्टीप्लाई। फिर अब जो शेष वेतन बचा है उसमें से 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर, तो जब कोई चीज शेष होती है तो अपने आप में 100% हो जाती है। पहले आपने 100 रुपये में से आपने 50 रुपये निकाल दिए, ठीक है, 50 किसी को दे दिए, तब उस व्यक्ति के लिए वो 50 रुपये 100% हो गए। इसी तरीके से जब इसने ये खर्च कर लिया 39%, तो बचा जो भी बचा अब वो अमाउंट अपने आप में 100% हो जाएगा, तो 2520 कितना हो गया 45%। फाइनली 45% खर्च कर लिया तो बचा कितना 55%/100। और ये सब करने के बाद जो उसके पास बचे 10,736 रुपये बचे, 10,736 रुपये, ठीक है। कुछ कटेगा यहाँ से, कुछ कटता नजर नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, ये 11, ये शायद 11 से कट जाएंगे, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 11 से कट जाएंगे, ठीक है। ग्यारह से कट जाएंगे, चलो काटते हैं, देखो 11 पंजे 55, 11 निम 99, यहाँ बचे 8, 11 सत्ते 77 और 11 छंग 66, ठीक है। ये काटिए, ये कटेगा 4, 16, 6, 16 से काटना जरा इसको, 61 से कितनी बार कटेगा 16 कम 16 96 97, सही है, 61 से ये कट जाएगा 16 बार, ठीक है। और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 20, फाइनली 16 दूनी 32, तो 32 के आगे 3 जीरो, यानी 32,000 रुपये जो है उसकी क्या है बचत है। क्या दिव्या का मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन पूछा है बेटा 32,000 रुपये होगा। अगर आप 32,000 आंसर करके आए, वेल एंड गुड, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है 32,000, इस पर नहीं, ये तो 32,500 है, 32,000 ये रहा, ये आपका आंसर हो गया। बताइए, कोई समय ऐसा भी नहीं था कि आप इसमें इतना समय लगाएं कि आपसे पेपर ही सॉल्व ना हो, ठीक है। सारे के सारे सॉल्यूशन मैंने यहाँ करा दिए हैं, मैथ्स के और रीजनिंग के, तो 5 मैथ्स के क्वेश्चन और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। डीआई में डाटा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पहले उसको एनालाइज करेंगे, खुद से उसे एक बार सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे आंसर जो है वो उस जो आंसर की वहां दी गई उससे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वरना हम आपको करा दें फिर आपको लगेगा नहीं सर ने बताया ये आंसर सही होगा, आयोग आंसर कुछ और दे दे। तो पहले डीआई के क्वेश्चनों को हम खुद से एनालाइज कर लें एक बार, क्योंकि अभी ये केवल ऑनलाइन जो भेज दिए गए पेपर तो उसमें उतनी क्लियरिटी नहीं आ रही। जब तक किसी न किसी बच्चे का पेपर हमारे हाथ में आ जाएगा उसमें देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो मैंने करवा दिया, अब आपसे जो आगे की बात करेंगे वो आपके जीएस वाले सर करेंगे।